नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एचएसबीसी कंजम्पशन फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है कंजम्पशन थीम को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 10 अगस्त 2023 को और क्लोज होने वाला है 24 अगस्त 2023 को, और इस दौरान आपको 10 रुपए के भाव से यूनिट्स मिलेंगे। और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 7 सितंबर 2023 को। इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हमें जानकारी लेनी है कंजम्पशन के बारे में। भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए भारत में सिर्फ चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन साथ में उसी चीज़ों का कंजम्पशन होना भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब वो चीज़ें मार्केट में बिके और उसका इस्तेमाल हो, मतलब कि स्पेंडिंग यानी कि खर्चा होना चाहिए, और तभी इकोनॉमी की गाड़ी आगे बढ़ती है। और भारत की स्पेंडिंग पैटर्न में भी बहुत बदलाव आया है। यहाँ पर हम कंपैरिजन देखेंगे जनरेशन वाई एंड जनरेशन जेड की। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जनरेशन वाई जो कि 1981 से लेकर 1996 के बीच में पैदा हुआ है, और जनरेशन जेड जो कि 1996 से 2010 के बीच में पैदा हुआ है, इन दोनों जनरेशन के बीच की स्पेंडिंग पैटर्न के बारे में बताया है। जैसे कि जनरेशन वाई अगर कपड़े खरीदते थे तो पार्क एवेन्यू, रेमंड, घड़ी, कन्वेंशनल घड़ी, मोबाइल, सिंपल सा खाना, या तो फिर जो चीज़ें होती थी वो सब सिंपल होती थी। लेकिन इसके बदले में जो जनरेशन जेड जो स्पेंडिंग करती है, उनके पास हेडफोन, यूबीएल, पॉस, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग ब्रांड्स की यूज़ करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क है। तो दोनों जनरेशन के बीच का जो लाइफस्टाइल है उससे स्पेंडिंग यानी कि खर्चा बढ़ता है, और ये बढ़ते रहना चाहिए, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो मतलब स्पेंडिंग की कैटेगरी चेंज हुई है। जैसे कि हेडफोन एंड ईयरफोन में पहले था वायरलेस, ब्लूटूथ एंड स्पोर्ट्स, आगे बढ़ा है ट्रूली वायरलेस, ईयरबड्स, बोन कंडक्टिंग। उसी तरह से केबल टीवी में एंड्रॉयड टीवी, सैटेलाइट टीवी, फिर ओटीटी ऐप्स, एसेसरीज में सेल फोन चार्जर, वायरलेस चार्जिंग, पावर बैंक्स, होम मेड फूड कंजम्पशन, पर्सनल टेक अवे, होम कंजम्पशन, वॉचेस में स्मार्ट वॉचेस, अब हेल्थ ब्रांड, फिटनेस ट्रैकर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सी सर्विसेज, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स। मतलब कि स्पेंडिंग की कैटेगरी भी चेंज हो रही है। अब ऐसे कुछ ड्राइवर्स हैं जो कि इस स्पेंडिंग की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई है, कंज्यूमर पिरामिड यानी कि रिच 39%, मिडिल 45% एंड लोअर मिडिल 13%, रूरल और अर्बन एरिया में भी इनकम जो बढ़ रही है। इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन शॉपर पेनिट्रेशन, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर, न्यूक्लियराइजेशन, अर्बनाइजेशन, शेयर ऑफ पॉपुलेशन, स्पेंडिंग एज, जो स्पेंडिंग कर रहे हैं उनकी एज में भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे ड्राइवर्स हैं जो कि कंजम्पशन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारा स्कोप है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं टीवी और रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर जो रेड कलर है वहाँ पर पेनिट्रेशन ज़्यादा है, और जो येलो से ग्रीन है वहाँ पर पेनिट्रेशन कम है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर टीवी का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पर रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, और कहाँ कहाँ पर स्कोप अभी बहुत बाकी है। उसी तरह से आप इस बार ग्राफ में देख सकते हैं पेनिट्रेशन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन इंडिया। तो फैन का पेनिट्रेशन करीब 80% है, टीवी का 60%, मिक्सर ग्राइंडर का 35%, रेफ्रिजरेटर का 35%, एयर कूलर 17%, वॉशिंग मशीन 15%, एसी का 6% और माइक्रोवेव का 5%। ये परसेंटेज आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर अभी कौन सी चीज़ों का पेनिट्रेशन होना बाकी है, वहाँ पर कंजम्पशन का स्कोप सबसे ज़्यादा है। एक और बढ़िया ड्राइवर है डिजिटल पेमेंट। अगर आज आप सिर्फ अपना मोबाइल लेकर जा रहे हैं तो कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। इस पिक्चर में इस ट्वीट को पढ़िए। किसी ने बेंगलोर से ट्वीट किया है कि यहाँ पर सिर्फ 30 रुपीज़ के लिए कोड स्कैन किया जाता है। तो किसी ने रिप्लाई दिया है कि मुजफ्फरनगर में सिर्फ 7 रुपये का दूध खरीदने के लिए भी लोग कोड स्कैन करते हैं। एक और उस पर रिप्लाई आया है कि गुजरात में सिर्फ 2 रुपये की माचिस खरीदने के लिए भी कोड स्कैन किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 1 रुपये से लेकर कई हज़ार लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से होता है डिजिटल पेमेंट के जरिए, और इससे लोगों को खर्च करने में आसानी होती है और इकोनॉमी को बूस्टअप मिलता है। और कंजम्पशन सेक्टर की वॉलेटिलिटी भी कम होती है। निफ्टी कंजम्पशन सेक्टर की वॉलेटिलिटी निफ्टी 500 और अदर थीमेटिक इंडेक्सेस से कम है। तो मतलब वॉलेटिलिटी कम है, तो अभी के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके पोर्टफोलियो यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 257 कंपनीज हैं, जिसके अंदर लार्ज कैप की 61, मिड कैप की 78 और स्मॉल कैप की 118 कंपनी है। और यहाँ पर कौन से सेक्टर में कितनी कंपनीज हैं वो पूरे नंबर यहाँ पर दिखाया है, और बेंचमार्क यूनिवर्स में भी कौन से सेक्टर का कितना वेटेज है वो यहाँ पर इस ग्राफ में दिखाया है। इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक साथ 3 फायदे मिलेंगे: कंजम्पशन, हाई ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी। ये तीनों फायदे आपको एक साथ इस एनएफओ में मिल सकते हैं।
इस एनएफओ की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 80% तक इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन थीम के अंदर होने वाला है और बाकी 20% में फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पर बॉटम अप एंड टॉप डाउन दोनों ही प्रकार के अप्रोच के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो एसेट एलोकेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 80 से लेकर 100% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है कंजम्पशन थीम के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, और 20% तक का इन्वेस्टमेंट अदर देन कंजम्पशन थीम के इक्विटी में हो सकता है। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज। फंड मैनेजर है मिस्टर गौतम बुपल एंड मिसेस सोनल गुप्ता ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स, और एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में, और 1,000 रुपए से आप SIP भी शुरू कर सकते हैं। इस एनएफओ में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स एंड ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, और एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट के 1 साल के अंदर अगर 10% यूनिट्स को रिडम्पशन स्विच करता है तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 10% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन स्विच करता है तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान के लिए रहेगा 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि आपको लंबे समय के लिए ही इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है। स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है, और टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का। और अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है, इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी MF सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू HSBC कंजम्पशन फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें।